जिस टिश्यूज या ऑर्गन पर माइक्रोब्स टारगेट यानी कि आक्रमण करता है, साइन और सिम्टम्स ऑफ ए डिजीज उसी पर डिपेंड करते हैं। अगर लंग्स यानी कि फेफड़े पर आक्रमण होता है तब सिम्टम्स खांसी और कम सांस आना वो होगा। अगर लिवर पर आक्रमण होता है तब जॉइंटिस यानी कि पीलिया होगा। अगर ब्रेन पर फिट्स यानी कि चक्कर यानी कि ब्रेन पर जब आक्रमण होता है तब सिर दर्द, उल्टी आना, फिट्स यानी कि चक्कर या अनकॉन्शियसनेस यानी कि बेहोशी आना होना है। अगर हम ये जानते हैं कि कौन से टिश्यूज और ऑर्गन पर आक्रमण हुआ है और उनके क्या फंक्शंस यानी कि कार्य है, तो हम साइन ऑफ इन्फेक्शंस और सिम्टम्स का अनुमान लगा सकते हैं। इन्फेक्टियस डिसीज के टिश्यूज स्पेसिफिक इफेक्ट यानी कि प्रभाव के अतिरिक्त उनके दूसरे कॉमन इफेक्ट भी होते हैं। ज्यादातर कॉमन इफेक्ट इस पर डिपेंड करते हैं कि इन्फेक्शन से शरीर का इम्यून सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाए। एक एक्टिव इम्यून सिस्टम इफेक्टेड टिश्यूज के चारों ओर रोग उत्पन्न करने वाले माइक्रोब्स को मारने के लिए कई सारे सेल्स बना देते हैं। न्यू सेल्स के बनने को इन्फ्लेमेशन यानी कि शोथ कहते हैं। इस प्रोसेसेस के अंदर लोकल इफेक्ट जैसे स्वेलिंग यानी कि फूलना और दर्द होना और जनरल इफेक्ट जैसे कि बुखार बाकी सब होते हैं। कुछ मामलों में इन्फेक्शन के टिश्यूज स्पेसिफिटी वेरी जनरल सीमिंग इफेक्ट यानी कि ज्यादा कॉमन प्रभाव को लक्षित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल HIV इन्फेक्शन में वायरस इम्यून सिस्टम में जाते हैं और उसके फंक्शन यानी कि कार्य को डैमेज यानी कि नष्ट कर देते हैं। इस तरह HIV एड्स से बहुत से इफेक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा शरीर हर दिन होने वाले माइनर इन्फेक्शन का मुकाबला नहीं कर पाता। हल्के खांसी जुकाम से न्यूमोनिया हो सकता है। इस तरह आहार नाल के इन्फेक्शन से डायरिया विथ ब्लड लॉस हो सकता है। अल्टीमेटली ये दूसरे इन्फेक्शन ही HIV एड्स के रोगी की मृत्यु का कारण बनता है। हमें यह भी याद रखना जरूरी है कि डिजीज सेवेरिटी यानी कि तीव्रता की अभिव्यक्ति शरीर में रहने वाले माइक्रोब्स की संख्या पर डिपेंड करती है। अगर माइक्रोब्स की संख्या बहुत कम है तो रोग की अभिव्यक्ति भी कम होगी। अगर माइक्रोब्स की संख्या ज्यादा होगी तो डिजीज मैनिफेस्टेशन ज्यादा होगी कि लाइफ को भी खतरा हो सकता है। इम्यून सिस्टम एक मेजर फैक्टर है जो शरीर में माइक्रोब्स की संख्या को निर्धारित करता है। इस विषय में हम इस चैप्टर में बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है 13.3.4 प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट, उपचार के नियम। जब आप बीमार हो जाते हैं तो आपके फैमिली मेंबर्स क्या करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आप कुछ टाइम सोने के बाद अच्छा क्यों फील करते हैं? ट्रीटमेंट में मेडिसिन यानी कि दवाइयाँ का उपयोग कब करते हैं? अब तक हमने जो सीखा उसके आधार पर ऐसा लगता है कि इन्फेक्टियस डिजीज के उपचार के दो उपाय हैं। एक तो यह है कि इफेक्ट ऑफ द डिजीज को कम कर दे और दूसरा डिजीज के सिम्टम्स को रिड्यूस कर दे। पहले उपाय के लिए हम ऐसा उपचार करते हैं जिससे सिम्टम्स कम हो जाते हैं। सिम्टम्स इन्फ्लेमेशन के कारण होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बुखार, दर्द और लूज मोशन को कम करने के लिए मेडिसिन यानी कि दवाई का उपयोग करते हैं। हम आराम कर एनर्जी कंजर्व कर लेते हैं जो हमारे स्वस्थ होने में सहायक होगी। यानी कि जब हम बीमार होते हैं तब हमें आराम करना चाहिए, उससे एनर्जी कंजर्व होती है और आपको ठीक होने में मदद मिलती है। लेकिन इस तरह के सिम्टम्स डायरेक्ट ट्रीटमेंट
अपने आप में इन्फेक्टिंग माइक्रोब्स को समाप्त नहीं करेंगे और डिजीज ठीक नहीं होगी। इसके लिए हमें माइक्रोब्स को मारना ही होगा, यानी मारना ही पड़ेगा। हम माइक्रोब्स को कैसे मारते हैं? माइक्रोब्स को मारने की उसका एक रास्ता है, मेडिसिन्स का उपयोग करना। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि माइक्रोब्स डिफरेंट कैटेगरीज में आते हैं। ये है वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई या प्रोटोजोआ। ऑर्गेनिजम्स के हर एक ग्रुप में कुछ एसेंशियल यानी कि ज़रूरी बायोकेमिकल लाइफ प्रोसेस होगी, तो इस ग्रुप के लिए पिक्यूलर यानी कि कोई विशिष्ट होगी और दूसरे ग्रुप्स में नहीं होगी। ये प्रोसेस न्यू सब्सटेंस बनाने के अलग अलग चरण यानी कि लेवल या रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन से हो सकती है। इन पाथवे यानी कि मार्गों का उपयोग हम नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, हमारे सेल्स ऐसे मैकेनिज्म से न्यू सब्सटेंस बना सकते हैं जो बैक्टीरिया के मैकेनिज्म से अलग हो। हमें ऐसी औषधि यानी कि ड्रग्स का उपयोग करना चाहिए जो हमारे शरीर को अफेक्ट किए बिना ही बैक्टीरिया के सिंथेसिस यानी कि कॉम्बिनेशन और कंपोजिशन को ब्लॉक कर सके। ऐसा एंटीबायोटिक से हो सकता है। इसी तरह कुछ औषधियां हैं जो मलेरिया के परजीवी प्रोटोजोआ को मारती है। एंटीवायरल मेडिसिन बनाना एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन बनाने के कंपेयर में ज़्यादा मुश्किल है। इसका कारण है बैक्टीरिया में अपनी बायोकेमिकल मैकेनिज्म होती है, जबकि वायरस में अपनी बायोकेमिकल प्रोसेस बहुत कम होती है। वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और अपनी लाइफ प्रोसेस के लिए हमारी मशीनरी का उपयोग करते हैं। इसका मतलब यह है कि आक्रमण करने के लिए रिलेटिविटी कम वायरस स्पेसिफिक टारगेट्स होते हैं। इन लिमिटेशंस के बावजूद हम इफेक्टिव एंटीवायरल ड्रग्स भी अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल, HIV इन्फेक्शन को कंट्रोल करने की औषधि, उसका ड्रग्स, दवाइयाँ। 13.3.5 प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशंस यानी कि निवारण के सिद्धांत, नियम। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि किसी व्यक्ति में अगर कोई रोग है तो इन्फेक्शन से कैसे छुटकारा मिल सकता है। इन्फेक्टियस डिजीज से छुटकारा पाने की 3 लिमिटेशंस यानी कि कठिनाइयां हैं। पहले ये कि अगर कोई एक बार बीमार हो जाए तो उनके बॉडी फंक्शंस को बहुत डैमेज होता है और वो फिर पूरी तरह से रिकवर नहीं होते हैं। दूसरी ये कि ट्रीटमेंट में लंबा टाइम लग सकता है, यानी सही उपचार होने पर भी रोगी को बिस्तर पर लंबे टाइम तक आराम करना पड़ सकता है। तीसरी ये कि रोगी दूसरे लोगों में रोग फैलाने का एक सोर्स बन जाए। इससे ये ऊपर की सारी कठिनाइयां और बढ़ जाएगी। इसलिए रोगों का निवारण उपचार से अच्छा है। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इज बेटर देन देयर क्योर। हम रोगों का निवारण कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब डिजीज को कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं? इनके 2 रास्ते हैं, एक कॉमन यानी कि जनरल और दूसरा स्पेसिफिक टू ईच डिजीज। इन्फेक्शन से बचने की जनरल वे है रोगी से दूर रहे। इससे हम इन्फेक्टियस माइक्रोब से बचाव कर सकते हैं। अगर हम उनके फैलने के मीन्स यानी कि साधन को जानते हैं तो हमें बड़ी आसानी होगी। एयरबॉर्न माइक्रोब्स से बचाव के लिए हमें खुले स्थानों में रहना चाहिए और भीड़ भरे स्थानों पर नहीं जाना चाहिए। वाटरबॉर्न माइक्रोब्स से बचने के लिए हम सेफ ड्रिंकिंग वाटर पिए। इसके लिए आप पानी में स्थित माइक्रोब्स को मारने के उपाय के लिए क्लीन यानी कि कोई उपाय कर सकते हैं। वेक्टर बॉर्न माइक्रोब्स से बचने के लिए हमें क्लीन एनवायरनमेंट में रहना चाहिए। ऐसे वातावरण में मच्छर उत्पन्न नहीं होते हैं, यानी कि इन्फेक्टियस डिजीज से बचने के लिए पब्लिक हाइजीन
यानी कि स्वच्छता जरूरी है।